हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। और एज यू ऑल नो, वी हैव स्टार्टेड सॉल्विंग MCQs ऑन ऑल द टॉपिक्स जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं या जिनके आने के चांसेस हैं। और इसी सीरीज़ में हम ऑलरेडी 2 to 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो MCQs नहीं देखे हैं, वो MCQs के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे MCQs ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो टॉपिक है ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि जितने पॉसिबल क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं या जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो इसलिए हम ऐसा करेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड MCQs हैं वो हम 2 लेक्चर सीरीज में कंप्लीट करेंगे। आज हम हाफ कंप्लीट करेंगे, एंडलेस वीडियो लेक्चर में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाएंगे फंडामेंटल राइट्स के, वो हम कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज हम स्टार्ट करते हैं। सो आज की सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज, जस्ट अ सेक, ओके, दैट इज फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम। अभी तक हमने जो भी टॉपिक कंप्लीट किया आपने देखा होगा, वहां पर मैंने जितने भी MCQs हमने सॉल्व किए उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया था कि वो पर्टिकुलर कंपोनेंट, वो पर्टिकुलर प्रोविजन कहाँ से बोरो किया गया। तो इससे क्या है, एक तो आपका वो कंपोनेंट भी कंप्लीट हो रहा है, साइड बाय साइड जो बोरोड फीचर वाला, जो जनरली रिटेन रखने में प्रॉब्लम होती है, याद रखने में प्रॉब्लम होती है कि कौन सा फीचर कहाँ से लिया गया, उसकी भी रिवीजन हो रही है। और बार बार होने से वो चीज़ ना आपको एकदम से क्या ना आपके माइंड में वो बैठ जाएगी, ठीक है। सो आपको वो भूलेगी नहीं फिर। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव टेकन फ्रॉम द, 4 ऑप्शंस हैं। फंडामेंटल राइट्स कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? ऑप्शन ए इज US कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी इज फ्रेंच एंड ऑप्शन डी इज कैनेडियन। सो वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज US कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है वो लिया है। फाइन, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब आप ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं ये पूछा गया है। ये नहीं कहा गया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स कितने थे। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर देखा है जहां मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में समझाया है, तो आप जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूं कि ओरिजिनली देयर वर मोर फंडामेंटल राइट्स और लेटर ऑन उनमें से कुछ फेरबदल किया गया था, कुछ अमेंडमेंट्स के साथ कुछ फंडामेंटल राइट्स को डिलीट कर दिया गया था। सो इसीलिए क्वेश्चन को रीड करना ध्यान से बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहीं पे आप ऑप्शंस में कंफ्यूज होकर गलत मार्क कर देते हैं। तो यहां क्या पूछ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं पूछा गया है, जनरल पूछ रहे हैं कि एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। सो ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 6, ऑप्शन सी इज 7 एंड ऑप्शन डी इज 6। ओ 6 ये 2 टाइम्स आ गया है आई थिंक, सो यू कैन टेक इट एज 8। ओके, टाइपिंग एरर हो जाता है कभी कभी। ओके, सो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मार्क कीजिए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 6, जो मैंने आपको निमोनिक बताई थी, दैट इज एफरर। E for right to equality, F for right to freedom, again E for right against exploitation, R for freedom for religion, E for educational and cultural rights, and R for constitutional remedies. So these are the 6 categories, or you can say 6 broad fundamental rights which are provided by our constitution. Clear? Question number 3. Which of the following articles of the Indian Constitution contain the right to religious freedom? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से आर्टिकल में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। ऑप्शन ए इज आर्टिकल 15, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 19, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 25 एंड डी इज आर्टिकल 32। और ये आप तभी आंसर मार्क कर सकते हैं अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा है। तो जिन्होंने भी वो लेक्चर्स नहीं देखा है, आई एडवाइज यू कि आप पहले जाके वो लेक्चर्स देखिए। आप इस टॉपिक को पहले डिटेल में पढ़िए, फंडामेंटल राइट्स का, वो आपको यूट्यूब की हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप पहले उसे ध्यान से देखिए एंड देन इन्हें सॉल्व कीजिए, तो आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज
सी आर्टिकल 25। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आर्टिकल 15 क्या कहता है, ये किससे रिलेटेड है। थोड़ा सा काम आप भी करेंगे तो आपकी तरफ से भी इनपुट होगा, तो जो है आपको प्रिपरेशन में ज्यादा बेनिफिट होगा। So question number 4 is, which among the following articles of the Constitution of India abolishes untouchability? It is a very important article, और untouchability किस आर्टिकल के अंडर जो है वो प्रोहिबिट की गई थी, खत्म की गई थी, एबॉलिश की गई थी? ऑप्शन ए इज आर्टिकल 14, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 15, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 17 एंड डी इज आर्टिकल 19. So the correct answer is option C, Article 17. Article 17 abolishes untouchability. Question number 5. Who is the custodian of fundamental rights? हमारे देश में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका कस्टोडियन, उनकी सुरक्षा करने वाला कौन है? ऑप्शन ए इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इज सुप्रीम कोर्ट और ऑप्शन डी इज प्राइम मिनिस्टर. So the correct answer is option C, Supreme Court. Custodian of fundamental rights is Supreme Court, क्योंकि हमारे जो राइट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो कैटेगरी 6 में आता है दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि अगर कभी भी आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, गवर्नमेंट उनको छीनती है या कोई प्राइवेट पर्सन उनके आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट करता है, उनसे आपको छीनता है, आपके हकों को छीनता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये पूरा इंश्योर करेंगे कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो वापस से आपको मिले. सो दैट्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फंडामेंटल राइट्स. तो पहले हम जो मेन टर्म है उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं. इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये जो 4 स्टेटमेंट्स दी हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट्स के बारे में सही नहीं है? तो पहली स्टेटमेंट कहती है फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, कि उन्हें कानून एनफोर्स कर सकता है, अगर वो आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप कानून के पास जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. बी इज दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, कोर्ट उनको एनफोर्स करने के लिए डायरेक्शंस दे सकता है. C is fundamental rights are absolute and cannot be restricted, कि fundamental rights absolute है, वो किसी भी हालत में आपसे छीने नहीं जा सकते. Absolute मतलब उनमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो पूरी तरीके से आपको अवेलेबल है. D is they are available to both citizens and non-citizens. So अब आप मार्क कीजिए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड सही नहीं है. So the correct answer is option C. देखिए फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल तो है ही, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि अगर ये वायलेट होते हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है इनको एनफोर्स करने के लिए डायरेक्शंस इश्यू कर सकता है. एंड डी की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर बाकी सभी राइट्स नॉन सिटीजन्स को भी, फॉरेनर्स को, एलियंस को भी अवेलेबल हैं. बट ये जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज फंडामेंटल राइट आर एब्सोल्यूट. तो जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम वहां पढ़ते हैं कि कुछ लिमिटेशन रखी गई हैं. जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है तो वहां पे भी रेस्ट्रिक्शन है, पब्लिक ऑर्डर की है. आप एसोसिएशन की बात करते हैं कि आपको इकट्ठा होकर खड़े होने की बात करते हैं, या आप कहीं पे भी जाके कोई भी ऑक्यूपेशन करने की बात करते हैं, या कहीं पे भी जाके रिजाइड करने की बात करते हैं, तो हर एक में लिमिटेशन है, एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है. ठीक है, ऐसा नहीं आप ट्राइबल एरियाज में जाके कुछ भी काम करेंगे, आपको इलीगल काम करेंगे, बोलेंगे ऑक्यूपेशन है, मुझे फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है. नहीं, देयर आर लिमिटेशन. एंड साथ ही रेस्ट्रिक्टेड की बात है जब कभी भी इमरजेंसी होती है, लाइक वॉर की सिचुएशन है, इंटरनल कियोस है कंट्री के अंडर, या एक्सटर्नल किसी फॉरेन कंट्री पे हमने अटैक कर दिया है, हम पर अटैक कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है. ठीक है, और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ये हमने कौन सी कंट्री से, ये जो प्रोविजन है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने वर्ल्ड के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया. आई होप आपको क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. अंडर विच आर्टिकल वन कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स.
तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आप इसे बहुत आसानी से मार्क कर सकते हैं करेक्ट आंसर। सो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसके अंडर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शन ए इज आर्टिकल 32, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 226, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 21 एंड डी इज आर्टिकल 14। सो अगर आप चाहें तो यहां पर आप दो आर्टिकल्स में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट यहां पे क्वेश्चन में आप देखें सुप्रीम कोर्ट पूछा गया, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो एक पर्सन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकता है। हाई कोर्ट इशू करता है रिट अंडर बेस ऑफ आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट करता है अंडर आर्टिकल 32। तो यहां बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। अगर जनरल स्टेटमेंट ऐसी होती कि जनरल कोर्ट कैन इशू, तो फिर हमारा आंसर होता बोथ। अगर वहां पे कोई भी स्पेसिफिक कोर्ट का नाम नहीं होता तो सही करेक्ट आंसर होता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जो आर्टिकल्स हैं, सो आर्टिकल 32 भी एंड 226 भी। फाइन, तो यहां सुप्रीम कोर्ट पूछा गया, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन ए आर्टिकल 32। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? अब आपको बताना है इनमें से कौन सा अधिकार फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार की कैटेगरी में नहीं आता है। ऑप्शन ए इज राइट टू इक्वालिटी, बी इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सी इज राइट टू प्राइवेसी एंड डी इज राइट टू स्ट्राइक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। राइट टू प्राइवेसी को इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 21 के अंडर ही। आर्टिकल 21 जो कहता है हमें राइट टू लाइफ, तो राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ने, और जो आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ की बात करता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस को इंक्लूड किया है जिसमें राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूडेड है। राइट टू इक्वालिटी तो ऑलरेडी अंडर आर्टिकल 14 हमें मिलता है, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अंडर आर्टिकल 19। राइट टू स्ट्राइक, जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो वहां हमें असेंबली की भी फ्रीडम है, स्पीच की फ्रीडम है, एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, एसोसिएशन की फ्रीडम है, बट आपको स्ट्राइक उसमें इंक्लूड नहीं है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि हमें एसोसिएशन की फ्रीडम है, अपनी बात कहने की फ्रीडम है, तो स्ट्राइक की भी होगी, बट स्ट्राइक फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 इज फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट। फंडामेंटल राइट्स आपको किसके अगेंस्ट मिलते हैं? ऑप्शन ए इज ओनली स्टेट्स, बी बोथ स्टेट एंड सिटीजन्स, सी ओनली सिटीजन्स, डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब जैसे आप आर्टिकल 17 की बात करते हैं, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी जहां पे किया गया है, तो वहां पे सिर्फ सरकार को ही नहीं रोकते हैं डिस्क्रिमिनेशन से, बल्कि सिटीजन्स भी अपने जो काउंटर सिटीजन्स हैं उनके अगेंस्ट इस प्रैक्टिस को नहीं अपना सकती। जब अनटचेबिलिटी अबॉलिश होती है तो वो स्टेट और सिटीजन दोनों इंक्लूड हैं, वो दोनों ही इस जो प्रैक्टिस को नहीं फॉरवर्ड कर सकते। सो फंडामेंटल राइट्स जो है वो दोनों के अगेंस्ट मिलते हैं एक पर्सन को, स्टेट के अगेंस्ट भी, सिटीजन के अगेंस्ट भी। डिस्क्रिमिनेशन स्टेट भी नहीं कर सकता और पर्सन भी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई टेंपल है, टेंपल में अगर कोई प्रीस्ट बैठा है तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि नहीं आप दूसरे धर्म के हैं, आप यहाँ पे अलाउड नहीं है। हाँ, जहां तक वहां के कल्चर की, इथोस की बात है, कस्टम्स की बात है, तो वो आपको फॉलो करने होंगे। ये नहीं है कि आप जो है फुटवेयर के साथ ही टेंपल में जा रहे हैं और फिर आप बोलेंगे आप कैसे हमें रोक सकते हैं, आप हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। नहीं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बट जस्ट ऑन द बेस ऑफ योर कलर, कास्ट, रिलीजन आपको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो स्टेट के अगेंस्ट भी है और सिटीजन के अगेंस्ट भी है। स्टेट भी नहीं कर सकता डिस्क्रिमिनेट और सिटीजन भी नहीं कर सकते। Next is question number 10. Which one among the following is not included in the fundamental rights embodied in the Constitution of India? Again आपको ये question similar to previous one कि आपको बताना है इनमें से कौन सा right है जो Constitution में included नहीं है as a fundamental right. Option A is right to equality. Option B is right to freedom. Option C is right against exploitation. And option D is right to information. So right to information आपका right है, आपका अधिकार है, but it does not comes under fundamental right. So the correct answer is option D. अगर इनके आर्टिकल्स की बात करें, फ्रीडम में
क्वेश्चन नंबर 11, हु सेड दैट फंडामेंटल राइट्स आर द कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये स्टेटमेंट किसने दी है? इस तरह से किस पर्सन ने किस पर्टिकुलर प्रोविजन के बारे में क्या कहा है, इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. तो कंसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल राइट्स, ये किन्होंने कहा है? ऑप्शन ए इज बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन बी इज ग्रैनविल ऑस्टिन, ऑप्शन सी इज जवाहरलाल नेहरू एंड डी इज राजेंद्र प्रसाद. So the correct answer is option B. Granville Austin ने कहा है कि fundamental rights are the concise of constitution. वो आत्मा है हमारे संविधान की. So fundamental rights guaranteed under which one of the following article of the Constitution of India is available only to the citizen of India? तो जैसे मैंने आपको previous slides में बताया कि कुछ आर्टिकल्स को छोड़ के, कुछ अधिकारों को छोड़ के बाकी सभी अधिकार जो है सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स, फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है. बट यहां पूछा गया है ओनली सिटीजन्स. तो आपको बताना है इनमें से कौन से आर्टिकल के अंदर जो अधिकार है वो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिलता है. ऑप्शन ए इज आर्टिकल 19, बी इज आर्टिकल 20, सी इज आर्टिकल 21 एंड डी इज आर्टिकल 22. आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ. आर्टिकल 20 कहता है राइट अगेंस्ट अरेस्ट. आर्टिकल 19 कहता है राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन. और 22 कहता है राइट अगेंस्ट डिटेंशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 19. 6 कैटेगरी के आर्टिकल राइट्स हैं, 6 आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं. दैट इज आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30. दीज आर द आर्टिकल जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलते हैं. ये इनके अंदर जितने भी अधिकार हैं वो फॉरेनर्स को या नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है. आर्टिकल 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेस ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, रेस. 16 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ऑक्यूपेशन. 19 कहता है राइट टू फ्रीडम. 29 एंड 30 आर रिलेटेड टू द एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज. क्लियर? So the correct answer is option A, that is article 19. So which part of the Indian Constitution deals with fundamental right? Option A is part 1, B is part 2, C is part 3 and D is part 4. Correct answer is option C, that is part 3. Question number 14. Which of the following courts are responsible for the enforcement of fundamental rights? This I have already explained you. So आप इजिली अब इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं. सो ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, बी इज हाई कोर्ट, सी इज बोथ ए एंड बी एंड डी इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. यहां पूछा गया है कि कौन कौन से कोर्ट हैं जो काम कर सकते हैं टुवर्ड्स द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, तो मैंने जैसे प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट दोनों ही रिट इश्यू कर सकते हैं और फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 15. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट? ये फीचर के बेस पे क्वेश्चंस लाने का यही है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि फंडामेंटल राइट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है. क्या वो जस्टिसेबल हैं, नहीं है, वो एनफोर्स किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, वो एब्सोल्यूट होते हैं कि नहीं होते हैं. उन सब की जो क्लैरिटी आपको हो जाए ताकि एग्जाम में किसी भी हिसाब से क्वेश्चन आए, उसकी लैंग्वेज को जितना मर्जी ट्विस्ट करके आपको एग्जामिनर पूछ ले, आप इजिली उसे हैंडल कर पाए. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट? ऑप्शन ए इज दीज आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स. बी इज देयर आर इन द नेचर ऑफ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट. C, some of the rights are available only to the citizens and D, they are justiciable. Again you have to find out कि कौन सा सही फीचर नहीं है. तो ऐसी टर्म्स को पहले ही अंडरलाइन कर ले, हमें नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है. सो ए कहता है कि these are available to all persons, citizen and non citizens. तो वो हम देख चुके हैं, 5 आर्टिकल्स को छोड़ के बाकी सबको अवेलेबल है. सी कहता है some of the rights are available only to the citizens.
तो वो हम देख चुके हैं, या देयर आर सम राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, लाइक 15, 16, 19, 29 एंड 30. डी कहता है दीज आर जस्टिफिएबल, या ये हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. बी कहता है दीज आर इन द नेचर ऑफ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन. पॉजिटिव ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट्स जो आपको ये बताती हैं कि आपको क्या करना चाहिए. बट जब आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं तो आप वहां देखते हैं कि जनरली वहां पे क्या कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, रिलीजन के बेस पे भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना. सो वो एक तरह से नेगेटिव ऑब्लिगेशंस है कि स्टेट को क्या क्या नहीं करना है. ठीक, सो दीज आर नॉट पॉजिटिव ऑब्लिगेशन बट आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन. फाइन. नेक्स्ट, द सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स. भारत के नागरिकों के पास इनमें से कौन सा राइट है जो नहीं है? Okay, so option A is right to reside and settle in any part of India, right to acquire, hold and dispose property, right to practice any profession, right to form cooperative society. So आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट है जो भारत के नागरिकों को अवेलेबल नहीं है, do not have. सो राइट टू रिजाइड एंड सेटल ये आर्टिकल 19 के अंडर मिलता है. राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ये भी 19 के अंडर मिलता है. और कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसे भी 19 के अंडर इंक्लूड किया गया है बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. अमेंडमेंट लाई गई थी 97th. उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाना ये भी राइट टू फ्रीडम के अंडर इंक्लूड कर दिया गया. ठीक है, तो आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इंक्लूड कर दिया गया है बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि लाया गया था 2011 में. सो ये भी एक फंडामेंटल राइट है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी. ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है. क्लियर? So right to form cooperative society is also a fundamental right under Article 19, which has been inserted by 97 Constitutional Amendment Act 2011. Question number 17. Which one of the following statement is correct? Right are claims of the state against the citizen. Rights are privileges which are incorporated in the Constitution of the state. Right are claims of the citizen against the state. Or right are privilege of a few citizens against the many. So, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो अधिकार हैं वो स्टेट के हैं सिटीजन्स के अगेंस्ट, कि भारत के नागरिक जो गवर्नमेंट को अधिकार देते हैं फंडामेंटल राइट्स उनके बारे में. दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि जो अधिकार हैं वो प्रिविलेजेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं और स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं. तीसरी ये कहती है कि राइट्स जो हैं वो सिटीजन के अधिकार हैं स्टेट के अगेंस्ट, ये वो अधिकार हैं जो स्टेट को देने हैं सिटीजन्स को. और डी कहता है कि ये कुछ नागरिकों का अधिकार है अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द सोसाइटी. सो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन सी, कि ये जो अधिकार हैं ये नागरिकों के हैं जो स्टेट को उनको देने ही हैं, स्टेट्स के अगेंस्ट जो हैं ये राइट्स उनके पास होते हैं. क्लियर? ओके. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन. इनमें से कौन सी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है जो फंडामेंटल राइट्स में कुछ रेस्ट्रिक्शन को आप कहें इंक्लूड कर सकती है? ऑप्शन ए इज सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी इज पार्लियामेंट, सी इज प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड डी इज नन ऑफ दीज. द रेस्ट्रिक्शन हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो अगर फंडामेंटल राइट्स में कभी भी कुछ रेस्ट्रिक्शन को इंक्लूड करना है, जैसे आप देखते हैं आर्टिकल 15 जहां पे डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि हमें कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, वहीं पे जो रिजर्वेशन है वो ओबीसीज को प्रोवाइड करने का प्रोविजन भी 15 में डाला गया, जो कि लेटर ऑन डाला गया जब देखा गया कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन की जरूरत है. तो इस तरह से जो लिमिटेशन है वो लेटर ऑन बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द सोसाइटी, टाइम के साथ जैसे जैसे जरूरत महसूस होती है उस हिसाब से इंक्लूड की जा सकती है. और इसे इंक्लूड करने का हक किसके पास है? इट इज विद द पार्लियामेंट. क्यों? बिकॉज पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है लोगों को, भारत के नागरिकों को.
पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट की अगर आप बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास ये हक नहीं है, क्योंकि वहां पे जो जजेस हैं वो अपॉइंट होके आ रहे हैं, उनको नागरिक नहीं चुन रहे हैं, देश के नागरिक नहीं चुन रहे हैं। एक गांव के इंसान को नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है, बट अगर आप उसे किसी पार्टी के बारे में पूछेंगे, बीजेपी, कांग्रेस, उसे उसकी जानकारी होगी। तो नेता जो है वो एक तरह से, जो भी गवर्नमेंट है वो एक फेस है लोगों की चॉइस का। सो उनके पास हक है। रेस्ट्रिक्शन अगर विद टाइम अगर इंक्लूड करनी है, वो भी मेजॉरिटी, पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज पार्लियामेंट। Question number 19, which of the following amendment act of the constitution deleted the right to property from the list of fundamental right? And this question has been asked in supervisor exam. जो recently supervisor का exam हुआ था, वहां ये question पूछा गया कि right to property किस constitution amendment के अंडर जो है delete की गई है। So A is 37th constitutional amendment, B is 38 constitutional amendment act, C is 44 constitutional amendment act, and D is 42nd Constitutional Amendment Act. So वीडियो पॉज करके अपना करेक्ट आंसर जो है वो मार्क कीजिए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 44th Constitutional Amendment Act, एंड दैट इज 1978 में आया था। क्लियर? Question number 20, which of the following fundamental rights are available to Indian citizen but not to aliens? तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन से हक हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू कंजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, एंड प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब आप देखिए, कहीं पे मैंने क्वेश्चंस में ऑप्शंस जो है वो आर्टिकल्स में रखे हैं और कहीं पे बिल्कुल स्टेटमेंट्स में रखे हैं। ये इसीलिए कि आपको आर्टिकल्स और वो आर्टिकल क्या कहते हैं, दोनों चीजें याद रखनी है। आप सिर्फ आर्टिकल याद रखेंगे तो भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मे बी क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट से रिलेटेड हो जाए, और अगर आप स्टेटमेंट रखते हैं, आर्टिकल भूल जाते हैं, तो भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहां पर हो रही है स्टेटमेंट्स की बात। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है आर्टिकल 14, स्पीच की बात करता है आर्टिकल 19, राइट टू माइनॉरिटीज बात करते हैं आर्टिकल 29 और 30, और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टीज आर्टिकल 21। ठीक है। सो जो सिटीजन्स को अवेलेबल है वो कौन से आर्टिकल है? दैट इज 19, 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं। ये जो आर्टिकल्स हैं, इनके अंदर जितने भी राइट्स हैं वो सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलते हैं, और यहां पे भी यही पूछा गया। तो अब आप बताइए, 15 कहीं है? नहीं है। 16 है? नहीं है। 19, यस इट इज 2, 29, यस इट इज 3। सो सेकेंड एंड थर्ड। अब आप ऑप्शंस में से देख लीजिए, यहां ऑप्शन एक गलत हो गई, यहां पे आ गया, जस्ट अ सेक। मैं ऑप्शन यहां लिख देती हूं उसे। ओके, ए ऑप्शन कहता है 1, 2 एंड 3। ठीक है। ओके, सो ऑप्शन ए कहता है 1, 2 एंड 3, बी कहता है 1 अगेन 1, 2 एंड 3, एंड सी इज 2, 3 एंड 4, एंड डी इज 2 एंड 3। और अभी हमने देखा ओनली 2 एंड 3 आर द आर्टिकल्स जिसके अंदर जो हक हैं वो मिलते हैं भारत के नागरिकों को। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, सेकंड एंड थर्ड। आर्टिकल 21 जो है वो सबको अवेलेबल है, आर्टिकल 1 भी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट स्टेटमेंट about fundamental rights are, they are enforceable in the court of law, these rights are absolute, they can be suspended during national emergency except some, they are available only to Indian citizens, and they are contained in part 4th of the constitution। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली कह रही है कि they are enforceable in the court of law, yes it is true, these rights are absolute, हम डिस्कस कर चुके हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है क्योंकि वो लिमिटेशंस के साथ आते हैं। They can be suspended during national emergency, yes they can be suspended, except some मतलब कुछ ऐसे हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते। वो कौन से हैं? दैट इज राइट अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। ये आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो राइट्स हैं जो अंडर आर्टिकल 20 और 21 मिलते हैं। आर्टिकल 20 कहता है राइट अगेंस्ट अरेस्ट, और 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, ये दोनों राइट्स जो हैं ये इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंडेड नहीं होते। क्लियर?
सो दूसरी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ कहती है दे आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन, तो दिस इज रॉन्ग क्योंकि ये नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है। दे आर कंटेन इन पार्ट 4, तो ये भी गलत है बिकॉज इट इज कंटेन इन पार्ट 3। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए कह रहा है 1, 3, 4 एंड 5th, बी कह रहा है 1, 2, 3 एंड 4, सी कह रहा है 1 एंड 2 एंड डी कह रहा है 1 एंड 3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1 एंड 3। क्लियर? क्लियर है? सो ये कोड के द्वारा एनफोर्स भी किए जा सकते हैं, एब्सोल्यूट ये नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड जहां जहां है वो आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ कह रही है कि दे कंटेन इन पार्ट 4, तो ये भी रॉन्ग है, तो पहले दो ऑप्शन तो पहले ही निकल जाते हैं, ठीक है। और सेकंड कह रहे हैं दीज आर एब्सोल्यूट, तो ये भी गलत हो गए, तो एक ही सही आंसर बचता है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन डी। Question number 22 is the Indian Constitution, the right to equality is granted by 5 articles. They are right to equality 5 आर्टिकल्स के अंडर आती है, वो कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 13 to 17, आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 15 to 19 और आर्टिकल 60 to 20। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, उसी में से जो पहली कैटेगरी है दैट इज राइट टू इक्वालिटी, and that is contained between article 14 to article 18. Question number 23, in which article of the constitution equal protection of law is provided? किस आर्टिकल के अंडर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड किया गया? आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15। आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है, आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी कानून अगर बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो उसे अबॉलिश कर दिया जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा, एंड 14 इज टॉक्ड अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। So which article of the Indian Constitution prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth? ये जो बेसिस है, ग्राउंड्स हैं जिन बेस पे डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट है, ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी इससे रिलेट भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से ग्राउंड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया। तो ये 5 हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो किस आर्टिकल के अंडर है? आर्टिकल 25, 19, 23 एंड 15। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, that is under which of the following articles the president of India can suspend the enforcement of fundamental right? आपको बताना है इनमें से किस आर्टिकल के अंडर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट। मैं आपको बता चुकी हूं कि जब इमरजेंसी आती है, वॉर की सिचुएशन होती है, इंटरनल रिबेलियन की कंडीशन होती है, उस टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो दैट इज अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 358, आर्टिकल 359, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 356। सो वीडियो पॉज करके अपना आंसर मार्क कीजिए एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 359। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्वेश्चंस। जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू।